मेरी पत्नी दुनिया की एक ऐसी अकेली औरत होगी जिसको अपनी सौतन से जरा भी जलन नहीं थी। मुझे उसे देखकर बहुत हैरत होती थी। जो कुछ मैं उसके चेहरे पर देखना चाहता था वो मुझे कहीं नजर नहीं आता था। असल में मुझे मोहब्बत अपनी पहली पत्नी से ही थी, लेकिन दूसरी शादी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं अपनी पत्नी को सजा देना चाहता था, इसीलिए दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं हैरान था कि मेरी पहली पत्नी के माथे पर एक बल तक नहीं आया था। तब भी नहीं, जब मैं अचानक से नेहा से शादी करके उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया था। दरवाज़ा मेरी पहली पत्नी सुमन ने ही खोला था, लेकिन हम दोनों को साथ देखकर उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं जानबूझकर उसके सामने नेहा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता था। उसके सामने नेहा के करीब होता था ताकि उसे ये सब सहन न हो। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर आग लगे, उसे बुरा लगे, उसे तकलीफ पहुंचे। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो दर्द से गुजरे। मैं उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखना चाहता था, जिस दर्द से मैं पिछले 2 सालों से गुजर रहा था। लेकिन सुमन को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। जब मैं और नेहा एक दूसरे के करीब होते, एक दूसरे की बाहों में होते, तब भी वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हमें देखती रहती। आज भी मैं अपनी दूसरी पत्नी नेहा के साथ हॉल में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक से मेरी पहली पत्नी सुमन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। शायद वो रात को पानी पीने कमरे से बाहर आई थी। उसकी नज़र मुझ पर और नेहा पर पड़ी तो मैं जानबूझकर नेहा के और भी ज़्यादा करीब हो गया। मैंने अपने बाजू फैलाकर नेहा को अपनी आगोश में भर लिया था, उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया था। सुमन को देखकर नेहा थोड़ी झेंप सी गई थी। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बात का ही ख्याल कर लें कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने कहा, जो यहाँ हमारे अलावा मौजूद है वो गैर थोड़ी है। ये करके मैंने एक नज़र सुमन पर डाली थी। मैं जो कुछ उसके चेहरे पर देखना चाहता था और चाहता था कि उसकी आंखों में दर्द की चिंगारी जलती मुझे नजर आ जाए, ताकि मेरे सुलगते दिल को चैन मिल जाए, करार आ जाए। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे कोई भी भाव नहीं थे। वो मुस्कुराती हुई नजरें झुकाए हुए किचन में चली गई। फिर पानी की बोतल निकाली, गिलास लिया और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखते ही मैं फौरन नेहा से पीछे हट गया था। नेहा मेरी इस हरकत से मुझे हैरान होकर देखने लगी। कहने लगी, क्या बात है विशाल, एकदम से पीछे क्यों हट गए? कुछ देर पहले तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम अगर और टीवी देखना चाहती हो तो देखो, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। शायद मैं भी अपनी हालत से बेबस था, क्योंकि मोहब्बत तो मुझे सुमन से ही थी। लेकिन मैंने नेहा से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरी पत्नी सुमन एक मुझे याद आने लगा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी सुमन के साथ, तो मैं किस कदर खुश था सुमन को पाकर, क्योंकि वो एक बहुत ही हसीन लड़की थी, ऐसी कि उसे देखकर कोई भी मर्द अपनी आंखें झपकाना भूल जाए। शादी के बाद मैं उसे कुछ ही दिन दे पाया था, क्योंकि मेरा कारोबार ही कुछ ऐसा था कि मुझे रात भर ऑनलाइन दूसरे देश के प्रोडक्ट्स बेचना होते थे। इसलिए मेरा ऑफिस रात देर तक खुलता था। मेरे घर आने का कोई समय तय न था। कभी मैं 3 बजे घर लौटता तो कभी रात के 4 बजे, क्योंकि मेरा काम शाम को शुरू होता था। मेरे घर में सिर्फ वो सुमन ही रहती थी। मेरे माँ बाप मेरे भाई के पास सऊदीया में रहते थे। पहले पहले तो सुमन रात अकेले रहने पर बहुत घबराती थी। बार बार मुझसे शिकायत करती कि मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। लेकिन मेरे काम को देखते हुए उसने मेरी मजबूरी को समझ लिया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ऐसे ही समझौता करना पड़ेगा। कभी कभी इस बात पर अक्सर हमारी लड़ाई भी हो जाती थी और वो और बहस भी लंबी हो जाती थी। लेकिन कुछ महीने से जो बात मैं महसूस कर रहा था वो ये थी कि सुमन मुझे अब इस बात पर बहस बिल्कुल भी नहीं करती थी कि मैं घर पर उसे कम समय दे पाता हूँ। शुरू शुरू में मैंने सोचा कि शायद सुमन ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। कुछ अजीबोगरीब टाइप के हादसे मेरे घर में अब होने लगे थे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वहाँ मेन गेट पर एक नौजवान चौकीदार बैठता था। देखने का अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरे बेडरूम की खिड़की बाहर मेन गेट की तरफ ही खुलती थी, जिसके सामने मेन गेट साफ नजर आता था और वो चौकीदार वहीं पर बैठता था। उस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन किए हुए बस उसे 1 ही महीना हुआ था। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मैं दिन भर घर पर रहता और शाम होते ही अपने काम के लिए चला जाता था। हम कुछ दोस्त मिलकर बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स को भेजते थे, इसलिए हमारा काम शाम से रात देर तक जारी रहता था। हमने कमर्शियल इलाके में एक छोटा सा ऑफिस बना रखा था और वहीं पर लैपटॉप पर हम काम किया करते थे। मैं रात को थका हुआ आता तो फिर जो सोता तो दोपहर को ही मेरी आंख खुलती थी। एक बार मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे सुमन के हंसने की आवाज़ आई।
मेरी आँख खुली तो मैंने देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय किससे हँस बोल रही थी, क्योंकि घर पर कोई नौकर भी नहीं था। सारे काम सुमन खुद ही करती थी और पड़ोस में भी उसका कुछ खास मेल मिलाप ना था। दोपहर के 2 बज चुके थे, इसलिए मुझे भूख भी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं उठकर बैठ गया। जैसे ही मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो सुमन मेन गेट के पास खड़ी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैसे ही मैं मेन गेट की तरफ आया तो देखा बाहर वही नौजवान चौकीदार खड़ा था। वो भी हंस हंस कर सुमन से ही बात कर रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैं सुमन के पीछे खड़ा हो गया। चौकीदार ने जब मुझे देखा तो एकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने फौरन से सुमन के हाथ से खाने की प्लेट ली और चला गया। सुमन पीछे पलटी और मुझे सामने देखकर वो पूरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी, आप जल्दी उठ गए। ये कहते हुए फौरन से वो नज़र चुराकर किचन की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा, ये चौकीदार यहाँ क्या कर रहा था? कहने लगी, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए खाना लेने आया था। ये कहते हुए वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या बातें कर रही थीं? वो भी इतना हंस हंस कर। मुझे काफ़ी देर से तुम्हारी बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी बात सुनकर उसने एक तीखी सी नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा गई। कहने लगी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं विशाल? मैंने कहा, नहीं सुमन, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। सुमन कहने लगी, वो एक पड़ोसन आंटी के बारे में बता रहा था कि उनके घर का खाना अच्छा नहीं होता। ये कहते हुए वो मुझसे मेरे नाश्ते के बारे में पूछने लगी, जैसे बात को बदलना चाहती हो। फिर मैंने उसे कहा कि बेहतर है कि तुम सिर्फ चौकीदार को खाना ही दिया करो, मोहल्ले के किस्से कहानियाँ सुनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे शब्द ना जाने क्यों खुद ब खुद सख्त हो गए थे। सुमन ने आगे से मुझसे बहस नहीं की। अगले दिन ऑफिस में इतना काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी ही घर चला जाऊं। काफ़ी दिनों से मैं सुमन को बाहर नहीं ले गया था। मेरा इरादा यही था कि आज बाहर रेस्टोरेंट में उसे खाना खिला दूंगा और वो खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही मैंने मेन गेट से फ्लैट की तरफ बढ़ा कि मैंने देखा सुमन किसी नौजवान से बातें करने में बिजी थी, मगर जैसे ही मुझ पर उसकी नज़र पड़ी वो फ़ौरन से पीछे हट गई। वो नौजवान भी मुझे देखकर घबराकर पीछे हटा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, जी कौन? तो वो हड़बड़ी से हकलाते हुए कहने लगा, जी मैं डिलीवरी मैन हूँ, आपकी मिसेज ने कुछ ऑर्डर किया था, वही देने आया था। अपनी शक्ल सूरत और हुलिये से वो मुझे कहीं से भी डिलीवरी मैन नहीं लगा था। मैंने सुमन की तरफ देखा तो वो भी बदहवास सी थी। वो नौजवान फ़ौरन वहाँ से निकल गया। जब मैं घर के अंदर आया तो मैंने कहा, तुमने क्या मंगवाया था? मेरी बात सुनकर वो नर्वस सी हुई थी। फिर कमरे में जाकर अलमारी से एक बॉक्स लेकर आई। कहने लगी, ये वॉच मंगवाई थी मैंने। मैंने कहा कि इतनी जल्दी तुमने वॉच अलमारी में भी रख दी? मैंने देखा वो सिर्फ एक सादा सा बॉक्स था, उस पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो कहने लगी, मैं अलमारी से पैसे लेने गई थी, इसलिए वॉच मैंने अलमारी में ही रख दी। लेकिन ये कहते हुए बार बार वो अपना पसीना दुपट्टे से पोंछ रही थी। मैं शायद उस पर शक ना भी करता अगर वो यूं बदहवास न होती। मेरा दिल अब सुमन की तरफ से शक में पड़ चुका था। रात का डिनर टेबल पर लगाते हुए वो कहने लगी, अगर आपने जल्दी आना होता है तो मुझे फ़ोन कर दिया करें। मुझे उसकी ये बात भी समझ नहीं आई। मैंने कहा, क्यों? क्या मैं अचानक घर नहीं आ सकता? सुमन कहने लगी, नहीं, मुझे फिर से खाना गर्म करना पड़ रहा है, इस वक्त तो मैं सो जाती हूँ। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरा अचानक से घर आ जाना उसे बुरा लगा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो वो काफ़ी देर बाद कमरे में आई थी। उसका खिला खिला रूप देखकर मैं सब कुछ भूल गया और उसे अपनी बाहों में भरने लगा। आज बहुत दिनों बाद कुछ समय मिला था कि मैं सुमन के साथ प्यार के कुछ पल बिता सकूं। मैं जैसे ही उसके करीब होने लगा वो कहने लगी कि मैं सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे उसका ये व्यवहार अजीब सा लगा। अक्सर तो मैं रात को बाहर ही रहता था, सुबह जब घर पहुँचता तो बेहद थका हुआ होता था, नींद से मेरी बुरी हालत होती थी। इसीलिए मैं सुमन को समय नहीं दे पाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज कुछ फुर्सत मिली है तो मिलकर साथ में कुछ समय गुजार लेंगे। लेकिन उसका व्यवहार देखकर मेरा दिल बुझकर रह गया था। सुमन करवट लेकर सो चुकी थी और मेरे दिल में मचलते प्यार के जज्बात गुस्से की चपेट में आकर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे दिल में अब अजीब से शक पैदा होने लगे थे। अब मैं जब भी ऑफिस में होता मेरा ध्यान सुमन की तरफ ही लगा रहता था। आज भी मैं उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। मैं लगातार 5-5 मिनट के बाद उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बिजी था। अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता तो कब का सुमन पर शक करके उसे घर से निकाल चुका होता, मगर ये तो मैं था जो अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैं घर गया तो चौकीदार काफ़ी खुश लग रहा था।
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। ना जाने क्यों उसकी मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे मेरा मुंह चिढ़ाता महसूस हुआ। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर गौर से डाली तो लगा जैसे मुझे देखकर उसके चेहरे पर और भी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। वो हंसने लगा था। ना जाने क्यों मुझे उसकी हंसी जहर लग रही थी। वो फौरन अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पास आया, कहने लगा, क्या बात है साहब जी, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ्लैट में चला आया। मैं फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा तो लगातार डोरबेल बजा रहा था, मगर दरवाज़ा ना खुला। मैंने अपने पास पड़ी हुई एक फालतू चाबी निकाली और उस घर का दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो तभी डरी सहमी हुई सुमन मेरे सामने खड़ी थी, जो शायद दरवाज़ा खोलने के लिए ही आ रही थी। ऐसे अचानक दरवाज़ा खुलने पर वो सहम गई थी। अगले ही पल वो हंसने लगी और बोली, क्या बात है विशाल, आपको क्या हो गया है। मैं नहा रही थी और आप तो यूं धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाए जा रहे थे जैसे पता नहीं क्या कयामत टूट पड़ी हो। मुझे पहली बार सुमन पर गुस्सा आया था। मैंने दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़ दिया और अंदर आ गया। और अगले ही पल मैं सुमन से पूछताछ करने लगा कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बिजी जा रहा था। मैं जब भी कॉल करता तुम्हारा नंबर बिजी ही जा रहा था, तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, और अब दरवाज़ा भी इतना लेट खोला। इस सब का क्या मतलब है। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैंने क्या बोलना है, मगर जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं बोलता ही जा रहा था। मेरी बात सुनकर सुमन सहम सी गई थी। उसकी आंखों में अविश्वास के डोरे चमकने लगे थे। कहने लगी, ये क्या बात हुई विशाल, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ी ही तो देर हुई दरवाज़ा खोलने में। और रही बात मोबाइल की, तो वो सुबह दूध में गिर गया था। जब मैं सुबह आपकी कॉल अटेंड करने लगी, उसी वक्त मोबाइल दूध में गिर गया और वहीं पर हैंग हो गया है। उसकी स्क्रीन अभी वहीं पर रुकी हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैंने उसे अच्छे से सुखाकर सही करने की कोशिश की तो 10 मिनट पहले ही वो सही हुआ है और उसकी स्क्रीन भी खुल गई है। शायद इसी वजह से आपको बार बार मेरा नंबर बिजी बताया जा रहा होगा। मैंने उसकी कोई भी बात सुने बगैर कमरे में चला आया, अपना बैग और टाई गुस्से से बेड पर पटकी और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। ना जाने क्यों मुझे सुमन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सरासर झूठ बोल रही हो। आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं पूरी तौर पर सुमन के खिलाफ हो गया। शक का बीज घना ताकतवर वृक्ष बन गया। ये बात सच है कि मैं सुमन से बेतहाशा मोहब्बत करता था, मगर उसने जो भी मेरे साथ किया शायद ही कोई पत्नी अपने पति के साथ करती होगी। उस दिन मैं काम से जल्दी घर लौट आया था, क्योंकि मैं सुमन के खिलाफ और ज़्यादा शक में नहीं पड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि उसके साथ बैठूं, बातें करूं, उसके साथ कुछ समय गुजारा करूं, ताकि हम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके और मेरे दिल में उसके खिलाफ जितने भी शक हैं मैं उन्हें ख़त्म कर सकूं। मगर उस रोज़ जब मैं जल्दी घर आ गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मुझे हैरत हुई। मुझे तो सुमन ने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो कहीं जा रही है। मैंने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। आखिर सुमन कहाँ जा सकती थी। मैंने फ़ौरन उसके मोबाइल पर मिस कॉल दी तो उसका मोबाइल वहीं सोफे पर पड़ा हुआ था। जब मैंने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो वहाँ पर अनगिनत मिस कॉल्स लगी हुई थीं। मैं उस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करने ही वाला था कि तभी मुझे किसी लड़की की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैंने जल्दी से बाहर आकर देखा तो मनोहर अंकल की बेटी नेहा हमारे घर में दाखिल हुई। वो लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई और वो बार बार पीछे देख रही थी। कहने लगी, विशाल, लोग घर के बाहर चौकीदार के लिए कुत्ते पालते हैं और आपने तो चूहे पाल रखे हैं। अभी इतना मोटा चूहा मेरे पैर पर चढ़ गया था। डर के मारे तो मेरी जान ही निकल गई। वो यूं ही थी, हंसमुख और शरारती सी। मेरा ध्यान मोबाइल से हट चुका था। वह अपने हाथ में खीर का बाउल लिए अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, ये खीर मैंने सुमन के लिए लाई थी, मगर वो तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैं जो पहले ही गायब दिमाग था, उससे खीर का बाउल लेने के बाद उसका शुक्रिया करने लगा और बोला कि पता नहीं वो कहाँ गई है, मैं भी अभी अभी घर आया हूँ। नेहा कहने लगी, अच्छा, वो तो अक्सर कहीं जाती रहती है और इस समय तो वो रोज़ ही बाहर होती है। आज दरवाज़ा खुला देखा तो सोचा वो घर पर होगी, इसलिए खीर देने चली आई। नेहा की बातें मुझे और भी शक में डाल रही थीं। नेहा वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मैं यूं ही सपाट अंदाज में उस खीर को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद ही सुमन घर में दाखिल हुई थी। खुला दरवाज़ा देखकर वो थोड़ी हैरान हुई, मगर मुझे बैठा देखकर तो जैसे उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। कहने लगी, आप इतनी जल्दी घर आ गए, मुझे बताया भी नहीं। वो घबराई हुई सी थी, मगर मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर बाद उससे कहा कि तुम इस वक्त कहाँ गई थीं, पहले इस बात का जवाब दो।
वो कहने लगी, मैं अपनी माँ के घर गई थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही है, जबकि मैं अंदर ही अंदर खौलने लगा। सुमन से मेरी जान पहचान शादी से पहले से ही थी, क्योंकि सुमन मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी, तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुमन इतनी गिरी हुई लड़की भी हो सकती है कि वो अपने पति को धोखा देती। अब मुझे एक अजीब सी डिप्रेशन ने अपना शिकार बना लिया था। मैं खुद को सुमन से दूर करने लगा। समझ नहीं आता था आखिर ये चल क्या रहा है। मैंने सुमन को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके लिए दुनिया की हर चीज़ घर में मौजूद थी, और मैं भी शक्ल सूरत में कोई बुरा नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम रहकर मेरी तबीयत अब खराब रहने लगी थी। उस दिन भी मुझे बहुत तेज बुखार था, मगर सुमन को मेरी जरा भी परवाह न थी। वो तो बिल्कुल ही अनजान बनी बैठी हुई थी। मैंने खुद ही बुखार की दवा ली और काम के लिए चला गया। अभी मुझे दफ्तर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन बजी। जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेजी गई थीं। खोल कर देखते ही मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मुझे आसपास का कुछ भी होश नहीं रहा। मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने एक ही नज़र तस्वीरों को देखा था। दोबारा देखने की हिम्मत ही न थी। ये कोई अननोन नंबर था जिससे मुझे मेरी पत्नी सुमन की बहुत ही बेहुदा तस्वीरें भेजी गई थीं। उसके साथ जो लड़का था वो लड़का ना तो चौकीदार था और ना ही वो कोरियर वाला। मेरे दिल को इस कदर चोट पहुंची थी कि मैं पागल सा होने लगा था। उस दिन मैं घर भी नहीं गया था। मेरी पत्नी मुझे कॉल करती रही, मगर मेरे दिल में तो बदले की आग लगी हुई थी। उसी दिन मैं सोचने लगा कि अपनी पत्नी से बदला लेकर रहूंगा। मैं उसे ऐसी सजा देना चाहता था कि वो अंदर ही अंदर जिंदगी भर तड़पती रहे। मैं चाहता तो उसे तलाक देकर घर से निकाल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अगर मैं ऐसा कर देता फिर तो वो और भी आज़ाद हो जाती। मैं तो उसे पल पल तड़पाना चाहता था, और मेरे दिमाग में दूसरी शादी करने का ख्याल आया। मेरे नज़र में कोई लड़की ना आई तो मुझे अपने फ्लैट के सामने मौजूद फ्लैट में रहने वाली लड़की नेहा याद आई। मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में मुझे पसंद करती थी, मगर मेरी शादी के बाद उसने दोबारा कभी भी मेरे साथ वो वाला व्यवहार न रखा था। अगले ही दिन मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो इस बात से अनजान थी कि मैं बदले की आग में उसे शादी करने वाला हूँ। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ और अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मैंने और नेहा ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। नेहा के घर में उसके सिर्फ एक बूढ़े बाप थे, माँ बहन या भाई कोई नहीं था। और फिर मैं अपने घर नेहा के साथ शादी करके दाखिल हुआ था। भले ही मेरे दिल पर जो भी गुजर रही थी, मगर घर में दाखिल होते हुए मैंने नेहा का हाथ थाम लिया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। सोचा था सुमन ऐसे देखेगी तो तड़प उठेगी, रोएगी, पीटेगी, मेरे कदमों में गिरेगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी। मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो मुस्कुराई, फिर मेरी और नेहा की नज़र उतारने लगी। कहने लगी, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही है। मैं सौतन नहीं बल्कि इसकी दोस्त बनकर यहाँ रहूंगी। नेहा भी हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। वो तो खुद डरी सहमी थी कि ना जाने सुमन उसके साथ क्या सलूक करेगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैं नेहा का हाथ पकड़े कमरे में जाने लगा तो सुमन ने हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मेरे दिल को एकदम से सुकून मिला कि अब वो मेरे सामने रोएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। लेकिन उसने जो बात कही, मैं मुंह खोले उसका चेहरा देखता रह गया। कहने लगी, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारा कमरा तैयार कर देती हूँ, अभी तुम बाहर हॉल में ही बैठो। ये कहकर वो जल्दी से बाहर चली गई। 10-15 मिनट के बाद आई तो उसके हाथ में 2 थैलियाँ थीं। उन्हें लेकर वो अंदर कमरे में चली गई। उसने मेरे कमरे को सुहागरात के कमरे की तरह सजा दिया। फिर कहने लगी, अब तुम कमरे में जा सकते हो। तुम्हारी शादी हुई है आज, और आज शादी की पहली रात है, तो इसे शादी की पहली रात की तरह ही एंजॉय करो। मैं उसके चेहरे को खोजने की कोशिश कर रहा था कि वो ये सब दिखावा कर रही थी या सच में खुश हो रही थी। नेहा और मैं कमरे के अंदर चले गए। नेहा मुझे पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मैंने नेहा से कहा, नेहा, मैं अभी तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। देखो, जिन हालातों में मैंने तुमसे शादी की है तुम अच्छी तरह जानती हो। अचानक से मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन इस रिश्ते के लिए मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस रिश्ते के लिए खुद को तैयार कर लूँगा, हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। नेहा भी मेरी बात को समझ गई थी और फिर नेहा बेड पर सो गई और मैं कमरे में पड़े सोफे पर सो गया। सच तो ये था कि नेहा के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। मैं तो सुमन से मोहब्बत करता था।
अब मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लिया है। लेकिन फिर सुमन की बेवफाई याद करके मुझे सुमन पर गुस्सा आने लगा और अपना उठाया गया कदम सही लगने लगा। दिन ब दिन सुमन की हरकतें मुझे शक में डालने लगी थीं। ये तो शायद दुनिया की पहली औरत थी जिसने अपनी सौतन को खुशी खुशी अपना लिया था। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर ये सारा चक्कर क्या है। मैं 2 साल तक सुमन के साथ रहा था और अब नेहा को मेरी ज़िंदगी में आए हुए 1 महीना बीत चुका था। अजीब सी कश्ती में सवार हो चुका था। कुछ समझ नहीं आता था कि करूं तो क्या करूं। मगर शायद इस राज से भी पर्दा उठने में देर नहीं लगी थी। सारी सच्चाई खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी और जिसे जानकर मेरा जी चाहा कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं। उस दिन मैं सुमन से 2 टूक बात करना चाहता था क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सुमन को तलाक दे दूंगा और जैसे भी हो नेहा के साथ ही जिंदगी शुरू करूंगा। सुमन को इस घर में देखकर मेरा दिल दर्द से तड़पता रहता था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी लेकिन मुझे इग्नोर करती रहती थी और यही देखकर मुझे दुख होता था। आखिर वो क्यों इस कदर खुश रहती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो अब तक तलाक लेकर गई क्यों ना थी। मैं इसी उलझन में घिरा घर में दाखिल हुआ तो जो बातें मुझे सुनाई दी वो सुनकर मेरे कदम वहीं रुक चुके थे। मुझे कमरे से सुमन और नेहा की बातें सुनाई दे रही थीं। नेहा के कह कहों की आवाज़ें बाहर हॉल में भी गूंज रही थीं। नेहा कहने लगी कि तुम्हारी एक्टिंग की भी दाद देना पड़ेगी। कसम से तुम्हें तो इसका अवार्ड मिलना चाहिए। क्या खूब एक्टिंग की है। आखिर तुमने मुझे और विशाल को मिला ही दिया। मगर सुमन उसके सामने रो रही थी और हाथ जोड़े खड़ी थी। रो रो कर कहने लगी कि मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया। मगर अब तो मेरी वो तस्वीरें डिलीट कर दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुमने मुझसे मेरा पति मांगा तो मैंने तुम्हें अपना पति भी। इस बात पर नेहा जोर से चिल्लाई, कहने लगी खबरदार जो उसे अपना पति कहा। वो शुरू से ही मेरा था। मैं उसे दिलो जान से पसंद करती थी और आज मैंने उसे पा लिया है। वो तो मेरे बचपन की मोहब्बत है। उसे तो मेरा होना ही था। तुम ही हमारे बीच में ज़बरदस्ती फिट हो गई थी और अब मैं तुम्हें भी विशाल के दिल से निकाल चुकी हूँ। तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे लिए नफरत डालकर, शक डालकर आज वो सिर्फ मेरा हो चुका है। और देखना बहुत ही जल्द वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगा। बस अब तुमने एक आखिरी काम करना है, उसके बाद विशाल पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। पता नहीं तुमने उसके सर पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम्हारे इश्क का भूत उसके सर से उतरता ही नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं पाया है। अभी तक उसने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया है। मैं रात भर तड़पती रहती हूँ उसकी मोहब्बत के लिए और वो मेरे करीब तक नहीं आता। तुमने बस यही काम करना है कि अब तुमने उसकी ज़िंदगी से निकल जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मजबूरन विशाल को मुझे अपनाना ही पड़ेगा और धीरे धीरे उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी पैदा हो ही जाएगी। ये सुनते ही सुमन सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। कहने लगी नेहा भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं विशाल के बिना मर जाऊंगी। मैंने अपना सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया है। बस विशाल को सामने देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। कम से कम उसका नाम तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी मुझसे छीन लोगी तो मेरे जिंदा रहने की वजह ख़त्म हो जाएगी। मुझे यूँ बेमौत मत मारो। सुमन के मुंह से ये सुनना था कि नेहा ने उसका मुंह दबोच लिया। कहने लगी अगर तुम विशाल की ज़िंदगी से नहीं गई तो मैं तुम्हारी वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सारे राज एक के बाद एक करके खुल खुलकर मेरे सामने आ रहे थे, जो सुनकर मैं पत्थर की मूरत बनकर रह गया था। जब नेहा सारी हकीकत खोलकर पीछे मुड़ी तो मुझे देखकर उसके होश गुम हुए थे। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। अगले ही पल एक जन्नाटेदार थप्पड़ मैंने नेहा के मुंह पर मार दिया था। नेहा और मेरी बचपन से ही दोस्ती थी। जब मेरे माँ बाप ने ये फ्लैट खरीदा था उस समय मैं 12 साल का था और नेहा की उम्र उस समय 7 साल की थी। बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ खेला करते थे और हमारी दोस्ती भी खूब थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे दूसरी नज़र से नहीं देखा था। वो मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी। मैंने मोहब्बत तो सिर्फ सुमन से की थी, लेकिन आज जब राज खुलकर मेरे सामने आया तो मुझे उससे नफरत होने लगी थी। कैसी गिरी हुई और चालबाज लड़की थी, मेरा घर बर्बाद कर दिया था। मैंने उसी समय नेहा को धक्के देकर अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया। मैंने उसके खिलाफ एक अच्छा खासा केस भी बनवाया था। आखिर को उसने मेरी पत्नी की ऐसी अश्लील तस्वीरों को एडिट करवाया था जिसमें कुछ भी सच्चाई न थी।
1 हफ्ते बाद ही मैंने नेहा को तलाक भी दे दी थी। सुमन ने ये सब देखा तो वो मेरे सामने रोने लगी। आज पहली बार उसने अपने सारे राज मेरे सामने खोल कर रख दिए थे और बेतहाशा रोए जा रही थी। मैं भी उससे दूर खड़ा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि आखिर क्यों मैंने सुमन की मजबूरी को समझ ना सका, उस पर विश्वास ना कर सका। काश मैं उससे पूछ लेता, उसे कुछ समय देता तो शायद आज ये सब कुछ ना हुआ होता। नेहा जैसी भोली भाली दिखने वाली लड़की किस तरह हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। कुछ समय के बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया और अलग जगह पर घर लेकर सुमन के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत